Hello students, welcome to this video. In this video we are going to study about two topics. One is force between two current carrying conductors. अगर दो कंडक्टर्स है, मान लो ये दो कंडक्टर्स है और इन दोनों में अगर करंट फ्लो कर रहा है, हो सकता है कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है या एक करंट ऐसे जा रहा है दूसरा करंट ऐसे आ रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो अगर दो कंडक्टर्स में करंट होता है तो इन दोनों के बीच में फोर्स होता है, या तो अट्रैक्टिव या तो रिपल्सिव। तो वो फोर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे और हम एम्पियर का डेफिनेशन भी स्टडी करेंगे। तो ये हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है, हेडिंग है। लेकिन एक और चीज़ हम स्टडी करने वाले हैं, अगर हम एम्पियर का डेफिनेशन समझ सकते हैं तो हम कूलम का डेफिनेशन भी बना सकते हैं। सॉरी, so let's go ahead. But before I start with this, I want to revise some basic concepts. Students, if you remember, हमने Ampere's circuital law स्टडी किया था। Ampere's circuital law। और आपको ये भी पता है कि Ampere's circuital law ये जो है वो बायो-सावर्ट्स लॉ का ही दूसरा फॉर्म है। बायो-सावर्ट्स लॉ, ये दोनों भाई भाई है, सगे भाई नहीं है। एम्पियर और बायो-सावर्ट को दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है वो, लेकिन एक ही सिक्के के दो बाजू है। आप एम्पियर सर्किटल लॉ की मदद से बायो-सावर्ट लॉ को समझा सकते हो या बायो-सावर्ट लॉ की मदद से एम्पियर सर्किटल लॉ को समझा सकते हो। उसमें हमने एक फॉर्मूला स्टडी किया था स्टूडेंट्स, याद करो। अगर ऐसा कोई कंडक्टर है जिसमें से करंट आई फ्लो करता है, तो आर जितने डिस्टेंस पर, इसके सेंटर से आर जितने डिस्टेंस पर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है ये पॉइंट पर, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, ऐसा फॉर्मूला हमने स्टडी किया था। ये हमने एम्पियर सर्किटल लॉ में स्टडी किया था। और इसका डायरेक्शन अगर हमें देना है तो हम कैसे दे सकते हैं? तो इसका डायरेक्शन ऐसे दे सकते हैं बच्चों कि अगर मैं करंट की डायरेक्शन में मेरा राइट हैंड थंब रूल को यूज़ करता हूँ, तो थंब का जो डायरेक्शन है वो करंट का डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो फिंगर्स का जो डायरेक्शन है, तो मेरी फिंगर्स यहाँ से ऐसे बाहर आ रही है, तो ये पॉइंट पर से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर आता है। तो अगर यहाँ से बाहर आता है तो यहाँ पर अगर हम लेते हैं तो अंदर जाता है। तो इधर से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आता है तो यहाँ पर हम डॉट बनाएंगे, यहाँ से अंदर जाएगा तो इधर पे हम क्रॉस बनाएंगे। तो यहाँ से अगर आर जितने डिस्टेंस पर ये पॉइंट पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करता हूँ तो वो अंदर की तरफ जाता है, इधर से बाहर की तरफ आता है। फॉर्मूला वही रहेगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का ये फॉर्मूला है, एम्पियर सर्किटल लॉ की मदद से हमने बनाया था। फिर से एक बार फॉर्मूला याद रखना बच्चों, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। हमको ये जो डेरिवेशन करना है उसमें ये फॉर्मूला काम आने वाला है, इसलिए मैं पहले रिवीजन कर देता हूँ। दूसरा एक हमने एकदम स्टार्टिंग में, इस चैप्टर के बिगिनिंग में, एक बार आप मेरा फर्स्ट वीडियो रिवाइज करके देख लेना। मैंने जो इस चैप्टर का सबसे पहला वीडियो बनाया था उसमें मैंने एक और कंसेप्ट पढ़ाया था, फोर्स ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर। ये कंसेप्ट मैंने पढ़ाया था, जिसमें हमने ऐसे पढ़ा था कि अगर किसी वायर में करंट आई फ्लो करता है और अगर इसको मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करता हूं, अगर ये मेरा वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में है और अगर इस कंडक्टर का लेंथ L है, तो L को मैं अब ऐसा वेक्टर रिप्रेजेंट करूंगा, ये डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। तो और मैग्नेटिक फील्ड अगर B है तो इस कंडक्टर के ऊपर लगने वाला फोर्स हो जाता है I इंटू L क्रॉस B, I मल्टीप्लाइड बाय L क्रॉस B। तो देखो क्या होता है, B अंदर की डायरेक्शन में जा रहा है, L का डायरेक्शन ऐसे है, तो L क्रॉस B आपको पता है, हम राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल। तो L से B की डायरेक्शन में अगर मैं रोटेट करता हूँ, B अंदर जा रहा है, L ऐसे जा रहा है, तो मैं ये डायरेक्शन में अगर रोटेट करता हूँ तो स्क्रू ऊपर जाएगा, यानी मेरा ये जो रॉड है उसके ऊपर फोर्स अपर डायरेक्शन में लगेगा। ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया।
तो ऐसे भी हम इसको समझ सकते हैं। वैसे मैंने आपको इसको समझने का एक दूसरा बहुत आसान सा तरीका दिया था। अगर ये मेरा थंब जो है ये लेंथ के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है और ये मेरी फिंगर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करता है, तो मेरा पाम का जो डायरेक्शन है, ऊपर वाला डायरेक्शन, वो फोर्स को इंडिकेट करता है। तो ऐसे हम राइट हैंड रूल से भी हम फोर्स का डायरेक्शन समझ सकते हैं। तो बच्चों, मुझे ये टॉपिक शुरू करना है और उसको शुरू करने से पहले ये दोनों बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। मैं दोनों फटाफट रिवाइज कर दूं कि अगर मेरे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये पूरा एक वायर है, दिस इज अ करंट कैरिंग वायर, और इस वायर में से करंट आई फ्लो करता है, तो इस वायर से आर जितने डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड इतना एक्ट करता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। और इसका डायरेक्शन हम कैसे दे सकते हैं? राइट हैंड रूल से। कैसे? तो मेरे जो थंब का डायरेक्शन है वो करंट का डायरेक्शन इंडिकेट करता है, और जो मेरी कर्व्ड फिंगर्स है, कर्ल्ड फिंगर्स, वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को इंडिकेट करती है, यानी इधर से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आता है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाता है। दूसरी बात, अगर मैंने किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा है, रॉड को रखा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, पेपर के अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, और उसमें मैंने मान लो एक मेटालिक रॉड रख दिया और इस रॉड में से करंट फ्लो करता है, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा और ये रॉड ऊपर की तरफ जाने लगेगा। ऊपर की तरफ क्यों जाता है? तो मैंने आपको समझाया था कि अगर मैं राइट हैंड यूज़ करता हूँ, राइट हैंड थंब रूल, और अगर मेरा थंब का जो डायरेक्शन है वो अगर करंट का डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, मेरी फिंगर्स का डायरेक्शन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करता है, तो मेरा पाम का जो डायरेक्शन है ऊपर की तरफ वो मैग्नेटिक फोर्स को इंडिकेट करता है। चलो, ये दो बेसिक बातें हो गई, हमको समझ में आ गई। तो अब हम हमारा ये डेरिवेशन फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स, उसके साथ आगे बढ़ते हैं। लेट अस गो अहेड। मैं बोर्ड रब करता हूँ। रिवीजन के लिए आपको अगर ये कॉपी करना है तो कर सकते हो, और आप ये वाला जो कंसेप्ट है उसको समझाने के लिए मैंने जो सबसे पहले वाला वीडियो बनाया था उस वीडियो को आप देख सकते हो, और ये वाला कंसेप्ट अगर आपको समझना है तो उसके लिए मैंने एक प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था क्लास में। आप मेरे एम्पियर सर्किट एंड लॉ वाला वीडियो भी देख सकते हो। और मैं आपको बता दूं, आप प्रॉब्लम नंबर आप 4.10 नहीं, सॉरी 4.9, हाँ 4.8, सॉरी एग्जाम्पल 4.8 आप देख सकते हो। तो उसमें ये डेरिवेशन दिया है, एग्जाम्पल 4.8, उस वीडियो को। तो मैं रिपीट कर दूं, ये मेरे इस चैप्टर का सबसे पहला वीडियो था और ये एग्जाम्पल 4.8 वाला वीडियो था। ये दोनों अगर आप देखोगे तो आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, डेरिवेशन भी मिल जाएगा। फिलहाल आप वीडियो को पॉज करके ये दोनों रिवीजन के लिए कॉपी कर दो और मैं डेरिवेशन के साथ आगे बढ़ता हूँ। सो स्टूडेंट्स, चलो हम डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखो, हमारे पास ये एक कंडक्टर है, मैंने इस कंडक्टर को नाम दे दिया है ए इज जस्ट द नेम ऑफ द कंडक्टर, और इस कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है आई ए। अब देखो, अगर इसमें से करंट आई ए फ्लो करता है तो इस कंडक्टर से डी जितने डिस्टेंस पर, ये कोई पॉइंट है जहां से डिस्टेंस कितना है डी, तो डी जितने डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना एक्ट करेगा? बी ए। अभी मैंने फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस किया था, बी ए। मैं बी ए क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ए में जो करंट फ्लो करता है उस करंट की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। उसका फॉर्मूला है म्यू नॉट आई ए। आई ए क्या है? करंट इन ए अपॉन 2 पाई डी। हमारा फॉर्मूला ऐसा था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। R is the distance at which magnetic field is produced. I is the current flowing through the conductor. तो current flowing through this conductor is IA. So मैंने I की जगह पर IA लिखा है। ये पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस A की वजह से प्रोड्यूस हुआ है, इसलिए मैंने BA लिखा है, और ये डिस्टेंस है D। सो R की जगह पर मैंने पाई डी 2 पाई डी लिख दिया है। इस तरह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिल गया। अब मान लो मैं यहां पर एक दूसरा कंडक्टर लगा देता हूं। लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपरली। हाँ, उसके पहले एक और बात हम समझ लेते हैं। ये पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा? वो अंदर की तरफ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड वुड बी गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर। क्यों? क्योंकि अगर मैं मेरे थंब को एक्सेप्ट करता हूं तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आता है, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर। सो आई विल ड्रॉ अ क्रॉस लाइक दिस। नाउ सपोज एट दिस पॉइंट आई विल प्लेस अनदर कंडक्टर। ये पॉइंट पर मैंने और एक कंडक्टर लगा दिया। ये कंडक्टर है B,
मान लो इसका जो लेंथ है इस कंडक्टर का वो है L, मैं इस डायरेक्शन में इसके लेंथ को कंसीडर करता हूँ और इसमें करंट फ्लो करता है IA। हम जानते हैं बेसिकली, सॉरी IB, करंट इज IB। हम जानते हैं बेसिकली लेंथ जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, स्केलर होता है, लेकिन हियर फॉर द सेक ऑफ आवर कैलकुलेशन वी हैव कंसीडर्ड लेंथ एज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ करंट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ लेंथ। अब देखो बच्चों, मैंने जो सेकेंड वाला फॉर्मूला समझाया था कि अब मेरे पास एक रॉड है जिसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है बच्चों, अंदर की डायरेक्शन में है, गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड, एंड करंट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन। तो क्या होगा, अगर मैं इसको ऐसे घुमा लूं तो मैग्नेटिक फील्ड से लेकर के अंदर की डायरेक्शन में अगर ऐसे घुमा लेता हूं, या फिर जो मैंने राइट हैंड रूल समझाया था, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, एल का डायरेक्शन ऐसा है, तो जो फोर्स है वो ऊपर लगेगा। तो उसका मतलब ये हुआ कि इस रॉड के ऊपर ये डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F, और फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स ऑन B। ये रॉड B के ऊपर फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से, A की वजह से। तो फोर्स ऑन B ड्यू टू A, उसका फॉर्मूला क्या है, IL क्रॉस B, I इंटू L क्रॉस B। लेकिन याद रखो L ऐसा है, B अंदर है, तो एक ये डायरेक्शन में है और दूसरा ऐसे अंदर की डायरेक्शन में है, तो दोनों 90 डिग्रीज होने की वजह से इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैं अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखता हूँ तो ये भी मैग्नीट्यूड में अगर आ जाता है तो मैग्नीट्यूड होता है ILB साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से है, तो ये हो गया ILB, और BA लिखूंगा मैं। और करंट किस में है, B के अंदर है, B में कौन सा करंट है, IB है, तो IB इंटू LBA। लेकिन बच्चों BA की वैल्यू तो ये रही, तो अगर ये वैल्यू मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो अब मुझे फोर्स क्या मिलेगा, FBA इज इक्वल टू IB L, और BA की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं इंटू म्यू नॉट IA अपॉन 2πD। चलो लेट मी नाउ रब आउट दिस for the convenience of proper presentation. So now I have FBA is equal to, let me write the whole formula properly, mu naught upon 2 pi multiplied by IA multiplied by IB, पूरा साथ में लिख दूँ मैं, नीचे 2πD लिख दूँ और L को साइड में लिख दूँ। तो ये मुझे मिल गया फोर्स ऑन कंडक्टर B ड्यू टू कंडक्टर A। कंडक्टर A की वजह से B पर जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। उल्टा देखो, B में भी करंट है, A में भी करंट है, A के करंट की वजह से B के ऊपर फोर्स लगा तो उल्टा भी होता है, B के करंट की वजह से A पर भी फोर्स लगेगा और A के ऊपर ये डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब पूरा जैसे मैंने ये एक्सप्लेन किया वैसे आप चेक कर सकते हो। तो दोनों फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड में होंगे लेकिन ऑपोजिट होंगे, तो FAB इज इक्वल टू माइनस FBA हो जाएगा। दोनों फोर्सेस जो है उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शंस ऑपोजिट होगा, यानी ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। ये एक बात हो गई स्टूडेंट्स। अगर मुझे फोर्स पर यूनिट लेंथ ढूंढना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो मैं उसको स्मॉल FBA लिखूंगा। टोटल फोर्स है FBA इज इक्वल टू म्यू नॉट IA IB अपॉन 2πD मल्टीप्लाइड बाय L, तो ये टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ हो जाएगा। सो यू विल हैव म्यू नॉट IA IB अपॉन 2πD। दिस इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ। सो स्टूडेंट्स, दैट फिनिशेस वन पार्ट of this topic, that is force between two current carrying conductors. One thing that you can understand from this, if the two currents are in the same direction, then the two rods are attracting each other. इसके ऊपर फोर्स ऐसे लग रहा है, इस पर फोर्स ऐसे लग रहा है, यानी दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो पैरेलल करंट्स, रिमेंबर दिस, पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट, एंटी-पैरेलल करंट्स रिपेल। अगर दोनों करंट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होते,
एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, तो रिपल्शन होता है, लेकिन दोनों पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अट्रैक्शन होता है. So that was all about the force between two current carrying conductors. Now let us go ahead with the definition of the ampere. It is very, very simple. Students, you know the force per unit length is mu naught Ia into Ib upon 2 pi d. If I take this force per unit length, FBA is equal to mu naught Ia Ib upon 2 pi d. In this, we know that the value of mu naught is 4 pi मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁷. ये तो हमको पता है ऑलरेडी. अगर मैं d इज इक्वल टू 1 मीटर लेता हूँ, फिर मैं Ia इज इक्वल टू IB इज इक्वल टू 1 एम्पियर लेता हूँ. मुझे 1 एम्पियर तो डिफाइन करना है, लेकिन फिर भी मैं मान लो मैं 1 यूनिट ले लेता हूँ. चलो 1 यूनिट, एंड दैट यूनिट इज ऑफ कोर्स कॉल्ड एज एम्पियर, वी नो दैट. एंड वी प्लेस देम इन वैक्यूम, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अर्थ का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड हमारे इस पूरे सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है. तो मैं पूरे सिस्टम को वैक्यूम में रखता हूँ, जहाँ पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका इफेक्ट नेग्लिजिबल होना चाहिए. दूसरी 2-3 कंडीशन है जो हमें ध्यान में रखनी है. ये दोनों वायर जो है वेरी लॉन्ग वायर्स होने चाहिए, वेरी लॉन्ग वायर्स, और इन दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया नेग्लिजिबल होना चाहिए. नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो अगर मैं इसमें सारी वैल्यूज डाल दूं तो मुझे क्या मिलेगा? FBA इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷. ये 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, डिवाइडेड बाय 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय डी भी 1 मीटर है, तो आंसर मिल जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन्स. ये 4 पाई और 2 पाई कैंसिल हो गया, तो 2 मिल गया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁷ न्यूटन्स. तो देखो बच्चों, अब हम एम्पियर को डिफाइन कैसे करते हैं. पहले मैं सिंपल सी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दूं कि जब मैंने ऐसे 2 कंडक्टर्स ले लिए, कैसे कंडक्टर्स? वेरी लॉन्ग, having negligible cross sectional area. So students, when I take 2 conductors which are very long and they have a negligible cross sectional area, and if I place them at a distance of 1 meter from each other, d की value 1 meter, and I place them in vacuum, and I see to it that no एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड. अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड या ऐसी कोई चीज़ का मैग्नेटिक फील्ड का असर सिस्टम पर नहीं होना चाहिए. तो दोनों कंडक्टर्स के बीच में फोर्स कितना मिलता है मुझे? 10⁻⁻⁷ न्यूटन्स. तो ऐसी सिचुएशन में जब मुझे 10⁻⁻⁷ न्यूटन फोर्स मिलता है, तब दोनों कंडक्टर्स में जो करंट फ्लो होता है वो करंट 1 एम्पियर का करंट होना चाहिए. तो अब हम 1 एम्पियर को डिफाइन कैसे करेंगे? 1 ampere of current is that current. Listen to me properly. 1 ampere of current is that current which is flowing through 2 very long conductors of negligible cross sectional area placed in vacuum at a distance of 1 meter from each other, in the absence of any external magnetic fields, and if the force acting between the 2 conductors is 2 into 10⁻⁷ newtons, then the current flowing through those 2 conductors is 1 ampere. That is the definition of 1 ampere. Now if you know the definition of 1 ampere, you can define 1 coulomb also. This definition of 1 ampere was accepted in the year 1946. Now students, you know what is the formula of current? Current is equal to charge upon time, charge per unit time. So now you can define current. When 1 ampere of current flows through a cross sectional area of a conductor in 1 second, then the charge flowing through that cross section is 1 coulomb. फिर से 1 coulomb का definition, when a current of 1 ampere flows through the cross section, then the charge flowing through that cross section in 1 second
is called as 1 coulomb. ये हो गया coulomb का definition. So students, that was all about the force between two parallel conductors, the definition of ampere, and on the basis of that we have been also able to explain the definition of coulomb. In the next video we will proceed with example number 4.10. See you in the next video with example 4.10.